हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 7 का साइंस का लेसन 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी 7th क्लास का एक भी वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ था, तो आज मैंने सोचा कि क्लास 7 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर को मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं। इसके बाद जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना आपको बुक से पढ़ना होगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो अगला वीडियो होगा आपके पास पहुंचेगा और आप उसका मदद ले सकेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, पौधों में पोषण। पौधों में जो है न्यूट्रिशन, पोषण कैसे होता है, पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन, इसको हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? तो इस अध्याय का नाम है पौधों में पोषण। इसको हम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक इसमें हम ये पढ़ते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसको हम लोगों को पढ़ना है। आप लोग 6 तक पढ़ते आए होंगे लिविंग के अलग अलग डेफिनेशन को। लिविंग किसको बोलते हैं, सजीव और निर्जीव, नॉन लिविंग, ठीक है? तो इस सजीव किसको बोलेंगे, जब आप बहुत छोटे क्लास में होंगे तो बोलते होंगे कि सजीव जो है मूव करता है, निर्जीव मूव नहीं करता है। फिर बड़े होंगे थोड़ा सा अगली क्लास में गए होंगे, चाहे उसी क्लास में कहीं पढ़े होंगे कि अगर सजीव मूव करता है लेकिन बस में तो मूव करता है, ठीक है? तो वो क्या होगा, वो भी तो सजीव में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां वो डेफिनेशन थोड़ा सा कम पड़ जाता है। फिर अगले क्लास में जाएगा तो ये और एक्सप्लेन होता है। ऐसे करते करते आपको 7th क्लास में थोड़ा सा और जानकारी इसको पढ़ना होगा। सबसे पहली बात ये करें कि लिविंग किसको कहते हैं, सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। सजीव और निर्जीव में जो डिफरेंस बताता है, जो टर्म डिफरेंस बताता है, जो अंतर बताता है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो टर्म का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, प्रजनन। जो भी इस प्रोसेस को करते हैं वो एकदम फिक्स है कि वो लिविंग है। यानी लिविंग थिंग जो होते हैं, सजीव वस्तुएं, वो रिप्रोडक्शन को जरूर करते हैं, ठीक ना? हम लोग शुरू से इसको पढ़ते हैं। लिविंग थिंग मूव कर सकता है, मूव तो ये भी करता है, हर चीज नहीं करता लेकिन करता है, जैसे बस नॉन लिविंग है तो क्या चलता भी है, भले कोई चलाता है, ठीक ना? तो हम से डेफिनेशन हम लोग नहीं दे पाएंगे क्लियर। फिर इसको फूड की ग्रोथ होती है, इसमें भी बस में कुत्ते की ग्रोथ होती है। ये सांस लेता है, रिस्पायरेशन करता है। क्या लोग भी रिस्पायरेशन करते हैं? नहीं ना। देखिए ये मूव कर सकता है, ये कैन नॉट मूव भी हम लिख सकते हैं यहां पर, कैन नॉट मूव इन मोस्ट केस, ठीक? ये ब्रीथिंग करता है, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन करता है, ये रिस्पायरेशन करता है नहीं, कैन नॉट कैनॉट रिस्पायर, ये सांस लेने की प्रोसेस को नहीं करता है, ठीक है? उसके बाद और एक और टर्म ले सकते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन। लिविंग करते हैं, ये लिविंग, ये नॉन लिविंग नहीं करते हैं, ठीक ना? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ये कर सकते हैं, नॉट रिप्रोडक्शन, मतलब समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं नॉट रिप्रोडक्शन। तो लिविंग थिंग की ये पहचान होती है कि वो मूव कर सकते हैं, वो खाना मतलब कि न्यूट्रिशन कर सकते हैं, श्वसन की प्रोसेस कर सकते हैं, सभी लाइफ प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे? रिस्पायरेशन, इससे आपका इसमें जैसे सर्कुलेटरी आता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है, उसमें भी आ जाएगा। तो वो सब ये करते रहते हैं, ठीक है?
सेलुलर रिस्पायरेशन सभी आ जाएंगे इसमें। रिप्रोडक्शन भी करते हैं लेकिन ये सब नहीं करते, ठीक ना। अगर एग्जांपल दे कहीं में और इसका एग्जांपल टेबल, अब ये रिस्पेक्ट करेगा नहीं ना, चलिए तो लिविंग और नॉन लिविंग आप लोगों को समझ में आ गया कि लिविंग जो मूव करे, जो रिस्पेक्ट करे, जो रिप्रोडक्शन करे, उसको हम लोग लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है वो ये होता है कि जो रिस्पायरेशन प्रोसेस को ना करे, जो रिप्रोडक्शन ना करे, जो मूव ना करे, ठीक ना। वे रिप्रोडक्शन आप अगर बोलते हैं तो सभी केसेस इसमें आ जाते हैं, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ते हैं सेल्स के बारे में। सेल इसको पढ़ते हैं। देखिए सेल्स क्या होता है, कोशिकाएं क्या होती है। आप ध्यान से देखे होंगे, एक मान लीजिए दीवार है, ठीक है। तो दीवार लेते हैं बहुत सारी ईंटों से मिलकर बना होता है। अगर ईंटा ना है तो क्या वॉल का प्रोफाइल सेट हो पाएगा? नहीं। होता है ना इस तरह, ठीक है। इस तरह से तो ये प्रोफाइल पिक्चर है दीवार का, दीवार का, और इसमें जो है वो ब्रिक है, ठीक ना, ईंटें हैं। तो कहने का मतलब कि ये छोटे छोटे ईंटें मिलकर के एक बड़े वॉल का निर्माण कर रहे हैं, और फिर इस वॉल से मिलकर के एक रूम और रूम से मिलकर के बिल्डिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें बनती है। तो बहुत बड़ा बिल्डिंग देखते हैं, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? छोटी इकाई जिससे मिलकर वो बना ब्रिक है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हमारा शरीर बिल्डअप होकर बना है, तो हमारा शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या है? किस चीज से वो मिलकर बना है? सेल्स से, कोशिकाओं से। Yes, cells is the basic structural and functional unit of our body. कोशिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फिर से सुन लीजिए, cells are the basic structural and functional unit of our body. कोशिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर की आधारभूत बनावट और कार्यात्मक इकाई होती है। यानी हमारा बॉडी जो होता है वो बना होता है मेड अप ऑफ सेल्स, कोशिकाएं का बना होता है, ठीक ना। यानी सबसे छोटी इकाई सेल्स होती है। अब हम इसको बोल लेंगे, मुझे पढ़ना होगा कि कैसे ये बनता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, तो हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं। जैसे आप न्यूट्रिशन लिए, बहुत सारे न्यूट्रिशन, सबसे पहले आपका मान लीजिए सेल डेवलप हो गया, ठीक है। सेल के बाद आपका ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के टिश्यू बना देगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका बन जाएगा, जब टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, ठीक है। फिर यहां से आपको मिल जाएगा ऑर्गन सिस्टम, और फिर यहां से बाद आपकी बॉडी तैयार हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से सेल्स था, ग्रुप ऑफ सेल डेवलप करके टिश्यू बना दिए, ग्रुप ऑफ टिश्यू डेवलप करके ऑर्गन बना दिया, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। फिर ऑर्गन जो है आपका सिस्टम का निर्माण कर दिया, और लास्ट में हमारी बॉडी होगी। ये प्रोफाइल केवल तैयार किया गया, इसमें बहुत कुछ पढ़ रहा है, ठीक है। तो सेल्स समझ में आ गया, कोशिकाएं क्या होती है। तो सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। फिर से सुन लीजिए, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। स्ट्रक्चर मतलब बना, सबसे छोटी बना,
फंक्शन ऑफ द कैरेक्टर यानी सबसे छोटी कार्य। इससे मिलकर के इसका जो काम होगा, इससे मिलकर के इसका कुछ स्पेशल फंक्शन होगा, इसका कुछ स्पेशल, इसका कुछ स्पेशल और पर्टिकुलर स्पेशल। इसीलिए बोला गया है सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे कि इस सेल के बारे में थोड़ा सा बस इसका फिगर बना करके पढ़ने वाले हैं। जैसे एक सेल के 3 पार्ट होते हैं। आपको मान लीजिए सेल अगर पढ़ना है तो इसमें पढ़ना होगा आपको 3 पार्ट। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर न्यूक्लियस, ठीक ना, और एक हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। पढ़ना तो बहुत कुछ है, सिर्फ तीनों को पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगर बात करें सेल की तो डेफिनेशन तो हम बता चुके हैं, ठीक ना। अब आपको मैं सेल के बारे में समझाने वाला हूं। यहां पर देखिए, मान लिया कि यह सेल का प्रोफाइल है। देखिए सेल का सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कोशिका झिल्ली, इसी से सेल बना होता है चारों तरफ से, ठीक है। इसके बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक ना, और इसके चारों तरफ जेल लाइक सबस्टेंस होते हैं जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस तरह से ये भी एक झिल्ली से बंधा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसको हम लोग जो बीच में तरल पदार्थ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो जेल लाइक सबस्टेंस होते हैं उसको साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसको बार-बार करके मैं थोड़ा सा इसको समझा दे रहा हूं। देखिए ये सेल का आपको प्रोफाइल मिल गया, ठीक है। सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन होता है, सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है, आउटरमोस्ट जो मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली जो होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। फिर इसके सेल के एकदम बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक ना, केंद्रक पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ तरल पदार्थ होते हैं, जेली लाइक सबस्टेंस होते हैं, कुछ तरल पदार्थ, उसको उनको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। जिस प्रकार से सेल का एक बाहरी मेम्ब्रेन है, बाहरी झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियस का भी अपना एक बाहरी झिल्ली होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक ना। इसमें से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ऑस्मोसिस होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन में बहुत ध्यान देता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम ज्यादा होती है, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस जो अगले क्लास में पढ़ते हैं। तो आप सेल पढ़ लिए, कैसे मैंने समझाया उसको देख लिए, सेल कैसे डेवलप करता है उसको मैंने बता दिया। सेल के 3 पार्ट अभी मैंने बताया, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन किसी दिए गए सेल की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, आउटरमोस्ट आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं दोस्तों। बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो तरल पदार्थ होते हैं, जेली लाइक सबस्टेंस जो होते हैं, उनको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, सिंगल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब बात करें, आप सेल समझ चुके हैं। सेल से मिलकर ही बनता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ही बनता है स्पेशल टिश्यू, से मिलकर बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर कोई एक ऑर्गेनिज्म या बॉडी, ठीक ना। तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो कि केवल एक ही सेल से बना हो,
उसके पास ग्रुप ऑफ सेल ना, केवल एक सेल से ही वो जीता हो, ऑर्गेनिज्म कहलाता है। उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, या हाँ एक कोशिकीय जीव, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर। तो वैसे जीव जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं और उसी से सर्वाइव प्रोसेस करते हैं हर चीज, कोई कमी नहीं, तो उनको हम सिंगल सेल है, सिंगल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, सिंगल सेल वाले या यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव। इनके एग्जांपल है अमीबा। ठीक है, अमीबा इसके एक एग्जांपल है, ठीक ना, पार्टनरशिप किया जाता है, तो सिंगल सेल का अमीबा एग्जांपल है। याद रखिएगा सिंगल एंड मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी जो एक सेल का बना हो उसमें अमीबा आ जाता है। मल्टी सेलुलर में जो एक कोशिका से नहीं अधिक कोशिका से मिलकर बने हो, मल्टी का मतलब बहुत, यानी ज्यादा सेल से मिलकर बने हो, तो क्या बोलते हैं? जिसमें आ जाएगा ह्यूमन प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब कि वैसे जीव जो एक कोशिका से नहीं एक से अधिक कोशिका से बने हो उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। एग्जांपल में ह्यूमन प्लांट आ जाएंगे ये सब, ठीक है जी। तो अब आप समझ गए कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। सिंगल को यूनिसेलुलर ही बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिका से बना हो, जो एक कोशिका से बना हो, और मल्टी सेलुलर का मतलब जो एक से अधिक कोशिका से बना हो। एग्जांपल मैंने दे दिया, ठीक है। ये सब मैं कोई टॉपिक समझा रहा हूं तो बुक में लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, अगर आपको पढ़ना होगा अपने से तभी तो ये समझ में आएगा ना, कितना यहाँ पे लाइन बाय लाइन बताया तो नहीं जाएगा ना। चौथा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देखिए पोषण, न्यूट्रिशन प्लांट्स चैप्टर का नेम है पौधों में पोषण, यानी पौधा अपना पोषण कैसे लेते हैं, तो पोषण माने है क्या ये जानना है। देखिए न्यूट्रिशन का मतलब कि यह क्या, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ इट बॉडी, इट्स बॉडी। यानी न्यूट्रिशन जो है वह यह एक प्रक्रिया है या एक प्रोसेस है जिस प्रक्रिया में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना भोजन लेता है अपने शरीर को यूटिलाइज करने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक ना। तो समझ में आ गया न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी एक जीव जो है अपना भोजन लेकर के अपने शरीर को यूटिलाइज करता है, ग्रो कराता है और कोई वर्क करने के लिए एनर्जी प्राप्त करता है, ठीक ना। यही न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन? So nutrition is the process of taking food by an organism for utilize its body, ठीक है। So this is the process of taking food by an organism for utilize its body। तो समझ में आया न्यूट्रिशन क्या है? किसी दिए गए जीव के द्वारा भोजन लेने की प्रक्रिया है। हम लोग अपना भोजन खाकर के लेते हैं तो हमारा न्यूट्रिशन हो गया। अब इस बात को पढ़ना है, पांचवा टॉपिक है हम लोगों को कि न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिया होगा बुक में न्यूट्रिशन दो प्रकार के, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म खुद से अपना भोजन बना लेते हैं, खुद से अपना भोजन ले लेते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं जो ऑर्गेनिज्म खुद से अपना भोजन बना लेते हैं और न्यूट्रिशन ले लेते हैं, तो उस न्यूट्रिशन के प्रोसेस को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। और वैसे जीव जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, अपने न्यूट्रिशन खुद से नहीं करते, दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उस न्यूट्रिशन का प्रोसेस को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो बात आती है तो ऑटोट्रॉफ्स क्या है? ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स क्या है और हेटेरोट्रॉफ्स क्या है? तो वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, बताया ना मैंने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन खुद करते हैं, तो उनके न्यूट्रिशन का प्रोसेस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगा और उनका वो जो है वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाएगा। ध्यान से सुनिए, वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं
तो उनके न्यूट्रिशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उनको क्या कहा जाता है? उन जीव को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। और वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, तो उनके जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उन जीवों को जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं उन जीवों को कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। तो वैसे जीव जो दूसरों पर निर्भर, वैसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से नहीं दूसरा पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने भोजन के लिए, उनको हेटेरोट्रॉफ्स। इनमें एग्जांपल आ जाएगा, इनमें एग्जांपल प्लांट्स आ जाएंगे। और ये हम खुद बनाते हैं, ठीक ना? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं ना, और इनमें ह्यूमन रहते हैं। मानव अपना खुद खुद ही बनाता है, कौन कर तो बना लेते हैं अपने हिसाब से सब चीज। वो भोजन तो प्लांट से ही आया, ठीक ना? वो पकाते हैं, वो भोजन बनाना होता है खुद से अपना न्यूट्रिशन यूटिलाइज कर लेना। वैसा आप नहीं कर सकते, वैसा प्लांट से करते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रहेगा। कल मैं 5 टॉपिक और लेकर आऊंगा इस चैप्टर से। तब तक से आप इसको इतना पढ़िए, इतना पढ़ने में समय लगेगा आपको किताब से। और जो टॉपिक ना समझ में आया आप कमेंट में जरूर लिखिए। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना।